चलिए अब देखते हैं हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ये है पहला क्वेश्चन यहाँ पे। 2 charges 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential to be zero? Take the potential at infinite to be zero. देखिए यहाँ पे क्या कहा है आपको ये कहा है कि दो चार्ज हैं, एक है 5 इंटू 10 टू माइनस 8 कुलम, दूसरा नेगेटिव चार्ज है -3 इंटू 10 टू माइनस 8 कुलम। दोनों का डिस्टेंस है अभी 16 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कि जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। आपको ऐसा पॉइंट या पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। अब देखिए इस सिचुएशन में दरअसल दो जगह पे पोटेंशियल जीरो होंगे। क्यों और कैसे, मैं अभी समझाता हूं। पहले तो ये एक लाइन देख लीजिए आप। यहाँ पे ये है पहला चार्ज और ये है दूसरा चार्ज। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है हमारा पहला चार्ज जो कि है 5 इंटू 10 टू माइनस 8 कुलम, और ये है दूसरा चार्ज जो कि है -3 इंटू 10 टू माइनस 8 कुलम। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में कहीं पे, एग्जैक्टली बीच में नहीं बट कहीं पे आपको एक नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट यानी कि जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। अब सपोज कि वो जो पॉइंट है जहां जिसको हम नल पॉइंट कह रहे हैं, वो पॉइंट सपोज कि यहां पे कहीं है, इस जगह पे। तो ये है हमारा नल पॉइंट, नल पॉइंट 1 कह देता हूं मैं यहां पे, क्योंकि ऐसा दूसरा भी मिलेगा। और इसका डिस्टेंस Q1 से है x मीटर और टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर यानी कि 0.16 मीटर। तो ये जो बाकी रहता है वो हो जाएगा 0.16 माइनस x मीटर। ठीक है। अब इस नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे V इजकल टू V1 प्लस V2। V1 यानी कि पहले चार्ज का पोटेंशियल और V2 यानी कि दूसरे चार्ज का पोटेंशियल। अब ये पॉइंट लाइक चार्जेस हैं तो हम इसमें इक्वेशन यूज करेंगे पॉइंट लाइक चार्ज का पोटेंशियल का KQ अपॉन R। तो देखिए V1 की जगह पे आ जाएगा KQ1 अपॉन X, ये डिस्टेंस कितना है X, और V2 की जगह पे आ जाएगा KQ2 अपॉन 0.16 माइनस X, ये डिस्टेंस कितना है 0.16 माइनस X। और ये नल पॉइंट कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब कि पोटेंशियल तो वहां पे जीरो है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों में से K कॉमन निकल सकता है और लेफ्ट साइड में तो जीरो है, तो सिर्फ Q1 की वैल्यू बचेगी। Q1 बचेगा 5 इंटू 10 टू माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे सिर्फ Q2 की वैल्यू बचेगी -3 इंटू 10 टू माइनस 8 डिवाइड बाई 0.16 माइनस एक्स। अब इसमें से आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं सीधा इसका जो आंसर है उसको हाईलाइट करता हूं। यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0.1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 इंटू 10 टू माइनस 8 कुलम चार्ज है उससे 0.1 मीटर डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल रहा है। अब टोटल डिस्टेंस कितना था 0.16, तो यानी कि बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो हो जाएगा 0.06 मीटर। वो किससे हो गया, -3 इंटू 10 टू माइनस 8 कुलम चार्ज से 0.06 मीटर, और 5 इंटू 10 टू माइनस 8 कुलम चार्ज से 0.1 मीटर। तो ये हमें पहला नल पॉइंट मिला। अब ऐसे ही दूसरी भी एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा भी एक नल पॉइंट मिलता है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए देखिए ये फिगर वापस देखिए, यहाँ पे मैं वापस डिस्प्ले कर देता हूँ। ये है हमारा चार्ज Q1 5 इंटू 10 टू माइनस 8, और ये है हमारा चार्ज Q2 -3 इंटू 10 टू माइनस 8, और यहां पे आपको मिलेगा दूसरा नल पॉइंट। ये है नल पॉइंट 2। ये कैसे नल पॉइंट होता है समझिए पहले। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पे अप्लाई होगा,
और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका नेगेटिव पोटेंशियल भी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू भी सेम हो जाती है और एक का पोटेंशियल पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नल पॉइंट क्रिएट होता है, यानी कि पोटेंशियल यहाँ पे 0 होता है। अब आप सोचोगे तो ऐसा ऐसे यहां भी हो सकता है, नहीं यहां पे नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, ये पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, ये बात सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बड़ा चार्ज है, फाई है, तो ये बड़ा चार्ज है और डिस्टेंस यहां पे कम है, तो यहां पे पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा आएगा। और ये छोटा चार्ज है और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, चार्ज भी छोटा डिस्टेंस भी ज्यादा, तो ऐसे में इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे आना चाहिए वो आएगा लेकिन कम आएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा और नेगेटिव पोटेंशियल कम, इसका मतलब कि रिजल्टेंट पोटेंशियल 0 नहीं होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, इसलिए इस तरफ आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। देखिए इसके लिए एक क्लू दे रहा हूं मैं आपको, नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास होता है। छोटा चार्ज यानी प्लस माइनस नहीं देखना, मैग्नीट्यूड देखना है। ये है यहाँ पे 3 और ये है 5, तो ये जो नल पॉइंट है ये वो 3 के पास है, 5 के पास नहीं है। इवन मैं आपको दिखा दूं, हमने ऊपर जो लिया था उसमें भी आपने देखा ये आंसर हमें क्या मिला है, ये मिला है 0.06 और ये मिला है 0.1, है ना, तो ये कम हो गया ना, ये डिस्टेंस कम हुआ और ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो वही बात हुई कि यहां पे नल पॉइंट इस छोटे चार्ज के करीब है। इसी तरह से हमारा ये जो दूसरा नल पॉइंट है वो भी छोटे चार्ज के हमेशा करीब रहेगा, तो यहां पे आपको नल पॉइंट मिलेगा, इस जगह पे आपको नल पॉइंट मिलेगा। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है और ये जो नल पॉइंट का डिस्टेंस Q1 से है उसको हम x सेंटीमीटर कह देते हैं, तो ये जो बचेगा वो x-16 होगा, x-16 सेंटीमीटर। अब नल पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V इजकल टू V1 प्लस V2 और V 0 है, नल पॉइंट है तो 0 ही होगा, और V1 यानी कि KQ1 अपॉन x। देखिए ये Q1 चार्ज, इसका पोटेंशियल यहाँ पे लेना है तो डिस्टेंस आएगा x, KQ1 अपॉन x माइनस, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन, ये माइनस नहीं ये प्लस ही ले सकते हो आप, इन लोगों ने पहले से ही Q2 को माइनस ले लिया है, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम Q2 ऑलरेडी माइनस लिखने वाले हैं ही, तो अभी मैं इसको प्लस लिखता हूँ। अब इसमें से K कॉमन निकल जाएगा और आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, इसमें भी एक छोटा सा करेक्शन कि भाई Q2 आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाता है Q1 बाई एक्स इजकल टू माइनस Q2 बाई एक्स माइनस 16। अब Q1 की वैल्यू डाल दो तो ये है 5 इंटू 10⁻⁸ और यहाँ पे आएगा -3 इंटू 10⁻⁸, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस है यहाँ पे तो इसका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3 इंटू 10⁻⁸, लेकिन दोनों का 10⁻⁸ कैंसिल कर दिया है। अब ये डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पे है x और ये है x-16, याद रहे कि इसमें ये 16 सेंटीमीटर है, तो हमें x को भी सेंटीमीटर में लिख देना चाहिए। हम लिख सकते हैं x इंटू 10⁻², यहाँ पे ये x-16 है तो x-16 इंटू 10⁻², ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले आप तो ये हो जाएगा 5/x और ये हो जाएगा 3/x-16। अब आगे इसको सॉल्व करके हम x फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 5x माइनस 80 इजकल टू 3x यानी कि 2x इजकल टू 80, तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 40 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, x इजकल टू 40 सेंटीमीटर। याद रहे कि ये 40 सेंटीमीटर कहाँ से है डिस्टेंस, चार्ज Q1 से है,
अब चार्ज Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है 16, और ये टोटल डिस्टेंस आपको नल पॉइंट का कितना मिल रहा है 40। तो फिर जो चार्ज Q2 है उससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस नल पॉइंट का 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको दो नल पॉइंट मिलते हैं। जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल के लिए आपको हमेशा दो नल पॉइंट मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल 2। अ रेगुलर हेक्सागोन of side 10 cm has charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. यानी कि एक रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है इस तरह से, और इसकी जो साइड्स है सभी, इन सभी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जैसे कि ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इस तरह से हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तभी इसको हम रेगुलर हेक्सागोन बोल सकते हैं। और सभी के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो चार्ज है Q इजकल टू कितना 5 माइक्रोकुलम, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁶ कुलम हम कह सकते हैं। तो आपको ये फाइंड करना है कि इसका जो सेंटर है, सेंटर O यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेंटर O, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सभी चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल ऐड होगा, इसमें कोई भी चार्ज नेगेटिव नहीं है, तो सभी का पॉजिटिव पोटेंशियल ऐड होगा। और अगर आप ले लो कि भाई एक चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल सपोज के V है, तो ऐसे 6 चार्ज है, सभी का पोटेंशियल ऐड होगा, यानी कि टोटल 6V हो जाएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता, क्योंकि जैसे कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आता, दोनों की साइड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, तो दोनों कैंसिल हो जाते। इस तरह इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाते, इन दोनों के भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल स्केलर है तो वो सिर्फ ऐड ही करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। अब इसमें पोटेंशियल का इक्वेशन हम जैसे कि इसको यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, V की जगह पे V0 लिखता हूँ, O पॉइंट का पोटेंशियल इसलिए V0, तो V0 इजकल टू 6kq अपॉन R। इसमें R यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये R है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वर्टाइस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं R। अब क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो एक बात तो तय है कि ये एंगल 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल 60 होगा। अब आप समझिए, अगर ये एंगल 60 है, ये दोनों साइड R है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बनना चाहिए, तो ये भी कितना हो जाएगा R ही हो जाएगा, इक्विलैटरल है, तो अगर ये R तो ये भी क्या हो जाएगा R। लेकिन R कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि हम R की जगह पे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो वापस आ जाते हैं हमारे इक्वेशन पे, V0 इजकल टू 6kq अपॉन R। मैंने कहा आपको कि सभी चार्जेस का पोटेंशियल ऐड होगा तो वो 6 टाइम्स हो जाएगा, 6kq अपॉन R। तो अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया 6, ये k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और q चार्ज जो है वो आपको दिया है 5 इंटू 10⁻⁶, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁶, और r मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो r है वो कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर होता है नहीं है, तो यहाँ पे r की वैल्यू लिख दी 0.1 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा 2.7 इंटू 10⁶ वोल्ट। ये है हमारा आंसर V0 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये V0 यानी कि जो O पॉइंट दिया है, O पॉइंट, उसके ऊपर का पोटेंशियल। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
ये हो गया। चलिए, 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. A. Identify an equilateral potential surface of the system. B. What is the direction of the electric field at every point on the surface? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आपको दो चार्ज दिए हैं, एक है 2 माइक्रोकुलम, दूसरा है नेगेटिव 2 माइक्रोकुलम, और इन दोनों को रखा एक दूसरे से दूर। कितना दूर? 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ए बी पॉइंट पे। अब देख रहे हो यहाँ पे ये ए पॉइंट दिया है फिगर में, और ये दिया है बी पॉइंट 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम। और आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना है। दूसरा कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो आपको फाइंड करना है। तो जरा ये फिगर देखिए, यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक ऐसी सरफेस मिल सकती है जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो हो गया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो इस पूरी सरफेस पे आपको सेम पोटेंशियल मिल सकता है, यानी कि इक्वी पोटेंशियल मिल सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इजकल टू 0। वैसे ही यहाँ भी कितना हो जाएगा, V इजकल टू 0। तो इस तरह से आपको पूरा सरफेस ऐसा मिल रहा है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाता है। अच्छा, आप ऐसा पूछ सकते हो कि भाई सर, अगर इसको हम थोड़ा इस तरफ ले लें, तो इस तरफ ले ले तो ये पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक है और नेगेटिव से दूर है, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको 5 वोल्ट पोटेंशियल मिलता है, तो पूरी सरफेस पे ही 5 मिल जाएगा ना, तो वो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया कि नहीं। लेकिन आंसर है कि अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल 5 मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पूरी सरफेस पे भी हर एक जगह पे पोटेंशियल 5 मिले। रीजन ये कि अगर जैसे कि मैं यहाँ का कोई पॉइंट चूज करूं, इस सरफेस का यहाँ का पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अलग हो जाता है, समझ रहे हो। इस वजह से यहां पे आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं मिल सकती, मींस प्लेन नहीं मिलेगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगी, लेकिन वो प्लेन नहीं मिलेगी। प्लेन हमें यहां पे मिलेगी बीच में, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। ये जो सी है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट पे एक हमने सरफेस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जो कि इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ये सरफेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी पॉइंट इज V, तो हम इसमें इक्वेशन लगा देंगे, V इजकल टू के क्यू अपन R1 एंड के क्यू अपन R2। तो ये हो गया K, और ये हो गया Q1 2 इंटू 10⁻⁶, और ये हो गया डिस्टेंस R1। देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.03, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूं R1 और R2 ये दोनों हो जाएंगे R/2, और R कितना दिया है आपको, 6 सेंटीमीटर, तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं कि R1 इजकल टू R2 इजकल टू 0.03 सेंटीमीटर। तो वो हम यहां पे ले रहे हैं 0.03 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा के Q2 अपॉन R2, तो ये हो गया के Q2 हो गया -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और ये हो गया R2। तो अब आगे ये दोनों ही टर्म्स सेम हो जा रही है, और बीच में है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा V इजकल टू 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि V इज 0, यानी कि जो C पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल आपको मिल रहा है 0। Hence, plane passing through point C is an equipotential surface.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज 0। तो ये जो प्लेन पास हो रहा है, कैसा प्लेन है ये? एक तो ये कि सी में से पास होना चाहिए, दूसरा कि ये दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ऐसी जो सरफेस बन रही है वो हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पूरी सरफेस पे पोटेंशियल एक सा है, भले ही कितना है, 0 है, लेकिन है एक ही, 0 ही है, इसलिए ये बन जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब दूसरी बात थी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका आंसर है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे राइट साइड में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटसाइड निकलता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे वो भी राइट साइड में आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनसाइड जाता है, तो वो भी हो गया किस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे दो वेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज का और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज का। तो अल्टीमेटली आपको पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ मिल रहा है, राइट साइड में मिल रहा है, यानी कि A to B डायरेक्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं, हेंस हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर रहने वाला है। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 4। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज 1.6 into 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? उसमें A दिया है inside the sphere. नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फिर B दिया है just outside the sphere और C दिया है at a point 18 सेंटीमीटर from the center of the sphere. चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला आंसर तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल कंडक्टर इज ऑलवेज 0। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं स्फेरिकल कंडक्टर। इनसाइड ए स्फेरिकल कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ये तो हम ऑलरेडी थियरी में पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, चाहे वो कंडक्टर होलो हो या चाहे वो सॉलिड हो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर यानी कि आप ऐसा ही समझ लो कि ऑलमोस्ट स्फीयर की सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जरा ये लिख लेता हूँ कि यहाँ पे आपको R की वैल्यू क्या दी है। देखिए रेडियस कैपिटल R वो आपको दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी कि आप कह सकते हो ये 0.12 मीटर है, ठीक है। और जो चार्ज दिया है वो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन हम लेंगे यहाँ पे। देखिए एग्जैक्टली आउटसाइड द स्फीयर कहा है आपको, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो हम क्या करते हैं कि हम एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लगा लेते हैं, E इजकल टू KQ/R²। वैसे यहाँ पे ये कैपिटल R आना चाहिए, इन लोगों ने ये स्मॉल r लिखा है क्योंकि आप जस्ट आउटसाइड द स्फीयर ले रहे हो। तो ये KQ/R²। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर दो, ये K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू आपको 1.6 इंटू 10⁻⁷ दी है, और कैपिटल R यानी कि 0.12 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। पहला आंसर तो था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10⁵
न्यूटन पर कूलम मिल रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि हम यहाँ पे x इजकल टू 18 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो x इजकल टू 18 सेंटीमीटर करके हम E18 फाइंड करते हैं। तो E18 इजकल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम। तो इसमें ये k यानी कि 9 इंटू 10⁹, q यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁷ और x यानी कि 0.18 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 444 इंटू 10⁻², या फिर ऐसे कहें कि 4.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। मीन्स कि स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर है। देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द टू प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस 8 picofarad. 1 picofarad is 10⁻⁻12 farad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। आपको ये दिया है कि भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अभी 8 पाइकोफेरेड है और इसमें दोनों प्लेट के बीच में सिर्फ एयर है अभी। अब आप क्या कर रहे हो कि आप जो प्लेट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, वो हाफ कर देते हो और साथ ही साथ जो बीच की जगह है वो फिल कर देते हो एक सब्सटेंस से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो ऐसे में आपको ये फाइंड करना है कि नया कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो ये। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का इक्वेशन अगर बीच में एयर है मीडियम के तौर पे तो क्या हो जाएगा, C0 इजकल टू ε0 A अपॉन D हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम। हमारे पास C की वैल्यू ऑलरेडी है एयर में, वो है 8 इंटू 10⁻12 फेराड है। ε0 ये रहा ε0 A, ये रहा A और ये रहा D। ठीक है, तो अभी ये हमने ε0 A अपॉन D की वैल्यू इससे पा ली। अब हम क्या कर रहे हैं कि बीच का जो पोर्शन है, दोनों प्लेट के बीच का जो पोर्शन है उसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर रहे हैं और डिस्टेंस को हम रिड्यूस करके हाफ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो नया कैपेसिटेंस बन जाएगा वो हो जाएगा C इजकल टू K ε0 A अपॉन D बाई 2। देखिए, इस इक्वेशन में एक तो K मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ऐड किया आपने, दूसरा कि यहाँ पे D था तो यहाँ पे आ जाएगा D बाई 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2K ε0 A अपॉन D। अब ये 2 यहाँ पे रहा, ये K की वैल्यू आपको पता है कि 6 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 6 दिया है। अब बचा ε0 A अपॉन D जो कि ऑलरेडी यहाँ से हमें मिल चुका है 8 इंटू 10⁻12। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 8 इंटू 10⁻12। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाता है 96 इंटू 10⁻12 फेराड है, बट इसको हम कह सकते हैं 96 पाइको फेराड है। यानी कि इस नई सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस है वो 96 पाइको फेराड है। अब देखिए कि पहले जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, वो था 8 पाइकोफेराड। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहले था 8 पाइकोफेराड है और अब यहाँ पे मिल रहा है आपको 96 पाइकोफेराड, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ा है। आपने एक तो डाइलेक्ट्रिक डाला इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ता है, दूसरा कि आपने दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी कम कर डाला इसलिए कैपेसिटेंस और भी बढ़ गया है। तो इस तरह से यहाँ पे नया कैपेसिटेंस है 96 पाइकोफेराड है।